हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के एक टॉपिक पर जिसका नाम है एंटीजन। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो कल हमने बात की थी। कल हमने जो टॉपिक लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इम्यूनिटी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे हम। तो हमने देखा था इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी को हम डिफाइन किया था हमने कि रेसिस्टेंस पावर exhibited by body against microorganism called immunity। कितने टाइप की बताई थी इम्यूनिटी? तो हमने देखा था यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था इसको एक दो टाइप की होती है, एक इननेट और एक एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी को और कहते हैं हम इनबॉर्न इम्यूनिटी, यानी वे इम्यूनिटी जो जन्म के साथ हमें मिल जाती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वे इम्यूनिटी जो हम इसको अचीव करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ, इस जीवन के दौरान हम उसको अचीव करते हैं, उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने देखा था कि जो इननेट इम्यूनिटी थी वो अगेंस्ट टू टाइप की थी, एक स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर मैंने कल भी बताया था आपको कि स्पेसिफिक यानी जो खास है, किसी चीज़ किन्हीं लोगों के लिए, किन्हीं जाति के लिए या किसी स्पेसीज़ के लिए वो खास होती है, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक। जैसे ये इसमें लिखे थे हमने 3 टाइप की, स्पेसीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी या स्पेसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इंडिविजुअल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसके बाद हमने देखा था नॉन स्पेसिफिक, जिसके अंदर हमने देखा था स्किन और स्किन से सीक्रेट होने वाले साल्ट यानी स्वेट, और स्वेट के अंदर प्रेजेंट सॉल्ट। इसके बाद देखा हमने जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, कंजक्टिवा, टीयर्स, स्किन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। म्यूकस मेम्ब्रेन भी देखी थी हमने इसमें। ये सारी चीज़ें थी जो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी जनरली मीन जो नॉन स्पेसिफिक यानी सब में पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा था एक्वायर्ड को हमने देखा था अगेंस्ट टू टाइप का, एक देखा था हमने एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मीन्स मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति की इम्यूनिटी या इम्यून पावर एक्टिव है, यानी उसके कोई भी एंटीजन से लड़ने का पावर उसके पास है, तब जैसे ही उसकी बॉडी में कोई एंटीजन इंसर्ट करता है तो उससे लड़ने की कोशिश करता है और उसके नतीजे में वो इम्यूनिटी जनरेट करता है एंटीबॉडी के रूप में। तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव। ये 2 तरह से अचीव की जाती है, 2 तरीके से इसको एक्वायर्ड की जाती है, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। नेचुरली जब ड्यूरिंग द लाइफ कोई भी इन्फेक्शन हमें लग जाता है, हम किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं और उससे रिकवर होते हैं, तो रिकवर होने के बाद उसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये होती है नेचुरली। और आर्टिफिशियली जब हमें कोई भी एंटीजन आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है, इनोकुलेट किया जाता है, यानी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के द्वारा जो इम्यूनिटी अचीव की जाती है, एक्वायर्ड की जाती है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद देखा था हमने पैसिव। पैसिव का मीन होता है निष्क्रिय यानी इनएक्टिव। जब हमारी बॉडी इनएक्टिव होती है, यानी हम क्या तो फीटस वाली कंडीशन में होते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट वाली कंडीशन में होते हैं, तो उस समय हमको प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, हम एंटीबॉडी नहीं बना सकते, तो हमें क्या चाहिए कि हम डायरेक्टली एंटीबॉडी अचीव कर लें, तो वो आता है पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। जो हमने देखा था ये भी 2 तरीके से एक्वायर्ड की जाती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल के एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब फीटस मदर वोम में होता है तो IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में चल जाती है, यानी डायरेक्टली एंटीबॉडी इंसर्ट हो गई। दूसरा कि जब बेबी फीडिंग करता है, मदर मिल्क फीड करता है, उस समय IgA एंटीबॉडी मिल्क से बेबी में चल जाती है, तो ये तो होगा नेचुरली ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी। एक होता है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली कैसे ट्रांसमिशन होता है? हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार हुआ है और वो एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर सकती उसकी बॉडी, तो हम उसको डायरेक्टली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइड करा देते हैं। वो हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, चाहे वो किसी एनिमल की सहायता से करते हैं या किसी ह्यूमन का सीरम ले लेते हैं, दोनों में से किसी भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा। प्लाज्मा थेरेपी क्यों दी जाती है? ताकि ऐसे पर्सन जिनके अंदर एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं है उनको प्लाज्मा के थ्रू एंटीबॉडी अवेलेबल करा दी जाए। तो ये पूरा एक इम्यूनिटी का
समरी मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखते हैं कि एंटीजन क्या होता है। हम इतनी देर से कहते हैं एंटीजन इंसर्ट कर जाए, एंटीजन इंसर्ट कर जाए, लेकिन एंटीजन होता क्या है, तो हम देखते हैं एंटीजन किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एंटीजन। डेफिनेशन, एंटीजन क्या था? एंटीजन इज ए substance which when introduced into the body evoke the immune system, immune response, evoke the immune response, evoke the immune response to produce specific antibody। तो ये होता है एंटीजन। किसी भी एंटीजन को हम सिंपली कह सकते हैं कोई सा भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को इवोक करे, स्टिमुलेट करे, जगा दे। किस लिए? ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। हम जानते हैं एंटीबॉडी क्या होती है, हमारा एंटीजन से लड़ने का हथियार होती है। तो हमारी बॉडी में जब तक एंटीबॉडी नहीं होगी वो हम किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते। तो एंटीजन कहते ही उसे हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे कि जनरेट की जाए एंटीबॉडी। ठीक है, कितने टाइप के एंटीजन होते हैं? तो हम देखते हैं टाइप ऑफ एंटीजन। टाइप ऑफ एंटीजन, देयर आर टू टाइप ऑफ एंटीजन। देयर आर टू टाइप। फर्स्ट वन होता है कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन, एंटीजन को हम शॉर्ट में लिखते हैं एजी। एंड सेकेंड होता है पार्शियली कंप्लीट एंटीजन। जिसको हम और क्या कहते हैं? हैप्टेन। हैप्टेन भी इसको बोलते हैं। पार्शियली कंप्लीट एंटीजन को और क्या बोलते हैं हम? हैप्टेन। तो कंप्लीट एंटीजन को क्या, एंटीजन किसे कहते हैं और पार्शियली कंप्लीट एंटीजन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं हम। कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन किसे कहते हैं हम, इसको देखते हैं। दीज आर सब्सटेंस, दीज आर सब्सटेंस विच आर capable to produce antibody to produce antibody without any support, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंटीजन। यानी वह ऐसा एंटीजन, ऐसा सब्सटेंस जो बिना किसी की सहायता से, यानी अकेला खुद
हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा ले, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कंप्लीट एंटीजन। दूसरा होता है हेप्टेन, यानी पार्शियली कंप्लीट एंटीजन। हेप्टेन हेप्टेन क्या होता है? तो हेप्टेन ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद, यानी हम नाम ही इसका क्या है, पार्शियली कंप्लीट एंटीजन, यानी ऐसा एंटीजन, ऐसा सब्सटेंस जो अकेला खुद अपने दम पर हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकता, यानी वो लेस एंटीजेनिक होता है। अगर उसको एंटीजन फॉर्म करना है, यानी इसको एंटीजन बनना है, तो उसको हमारे शरीर में प्रेजेंट कई तरह के प्रोटीन का साथ लेना पड़ता है, जिनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो हेप्टेन क्या होता है? तो हेप्टेन के बारे में हम देखते हैं, किसे कहते हैं इसके। हेप्टेन आर सब्सटेंस विच आर अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी। हेप्टेन आर सब्सटेंस विच आर unable to produce antibody, unable to produce antibody। तो ये होता है क्या? हेप्टेन, unable to produce हेप्टेन आर सब्सटेंस विच आर unable to produce antibody formation on its own, antibody formation on its own। तो ये इसको कहते हैं हम हेप्टेन। तो फिर ये हेप्टेन कब हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकता है, कैसे स्टिमुलेट कर सकता है? तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए जब इसके कांटेक्ट में कैरियर प्रोटीन आ जाता है, तो ये हम कंप्लीट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं when covalently प्रोटीन, इसको बोलते हैं हम कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन कोवेलेंटली प्रोटीन आर अटैच टू हेप्टेन, it capable to produce एंटीबॉडी को बोलते हैं हम एबी। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंटीजन और ये पार्शियली कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन सब्सटेंस विच आर केपेबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी विदाउट एनी सपोर्ट। यहाँ पर लिखा है हमने हेप्टेन आर सब्सटेंस विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस एंटीजन फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑन इट्स ओवन। अपनी खुद के दम पर ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? व्हेन कोवेलेंटली प्रोटीन आर अटैच्ड। लेकिन जब ये इसके साथ कोवेलेंटली यानी इसकी जैसी कोई प्रोटीन होते हैं हमारे, फैक्टर ऑफ एंटीजेनिसिटी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंटीजेनिसिटी किसे कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की वह क्वालिटी जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस्ड करे, स्टिमुलेट करे एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं हम एंटीजेनिसिटी। क्या? किसी भी सब्सटेंस की वह क्वालिटी जो हमारे अंदर जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक करे, स्टिमुलेट करे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं हम एंटीजेनिसिटी। तो फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं जो एंटीजेनिसिटी को इंडिकेट करते हैं? तो उसमें लिखा हमने फर्स्ट फॉरेननेस। एन एंटीजन must be foreign to produce
टू प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। सेकेंड देखते हैं हम साइज। साइज हम जानते हैं, इसमें लिखा हमने हायर molecular antigen is more antigenic and small molecular weight antigen is less antigenic। ठीक है, तो सेकेंड हो गया। फर्स्ट हमने लिखा कि कोई भी जो एंटीजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फॉरेन बाहर का होना चाहिए और हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने के लिए। सेकेंड लिखा है हमने साइज, हायर मोलिकुलर वेट वाला एंटीजन मोर एंटीजेनिक होता है, यानी वो ज़्यादा एंटीजेनिक स्ट्रक्चर शो करता है। और एंड स्मॉल मोलिकुलर वेट एंटीजन इज लेस एंटीजेनिक, जिसका मोलिकुलर वेट कम होता है वो उसको क्या कहते हैं हम, लेस एंटीजेनिक। नेक्स्ट थर्ड केमिकल नेचर। केमिकल नेचर हम जानते हैं ऑल एंटीजन या द नेचर ऑफ एंटीजन इज प्रोटीन। फोर्थ बात करते हैं हम स्पेसिफिसिटी। all species, all tissue of different species organism have different antigen of their membrane, ठीक है। तो ये चार तो हमने देख लिया, फॉरेननेस, साइज, केमिकल नेचर, स्पेसिफिक स्पेसीज। फॉरेननेस मैंने बता दिया, कोई भी एंटीजन बाहर का होना चाहिए और वो हमारी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाना चाहिए। साइज, बड़ा साइज एंटीजन का ज़्यादा एंटीजेनिक होता है और कम साइज वाला कम एंटीजेनिक होता है। केमिकल नेचर हमें बताया कि हम किसी भी एंटीजन का केमिकल नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। स्पेसिफिसिटी का मीन्स क्या होता है कि ऑल टिश्यू ऑफ डिफरेंट स्पेसीज हैव ए डिफरेंट एंटीजन ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स। तो इसको बोलते हैं हम एंटीजेनिक फैक्टर्स। तो 4 फैक्टर है, बाकी आगे लिखते हैं हम। नेक्स्ट लिखना है 5वां आइसोस्पेसिफिसिटी ऑफ नेचर ऑफ एंटीजन। हम क्या देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं डायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है आइसोस्पेसिफिसिटी का, वे एंटीजन जो हमारे ब्लड पर पाए जाते हैं, यानी AB O, यानी ब्लड ग्रुप। तो ये आइसोस्पेसिफिसिटी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं 6ठा ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। ऑर्गन स्पेसिफिसिटी किसे बोलते हैं, हम जानते हैं
के डिफरेंट ऑर्गन के जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट एंटीजन रखते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू हैव स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ देयर सरफेस ऑफ एंटीजन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन हमारी बॉडी के भी और सब ऑर्गन जितने भी होते हैं वो सारे अपने अपने सरफेस पे अलग, अपनी सेल पे अलग एंटीजन रखते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। सातवां देखते हैं हम इसमें ऑटो स्पेसिफिसिटी। ऑटो स्पेसिफिसिटी, ऑटो स्पेसिफिसिटी क्या होती है? ऑटो स्पेसिफिसिटी के सेल्फ एंटीजन आर ऑर्डिनरीली नॉट इम्यूनोजेनिक। क्या होता है? सेल्फ एंटीजन आर ऑर्डिनरीली नॉन एंटीजेनिक but some condition they act as antigen and this called auto antigenicity। ठीक है, आए समझ में? ऑटो स्पेसिफिसिटी हमने देखा कि सेल्फ एंटीजन आर ऑर्डिनरीली नॉन एंटीजेनिक। हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कई सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन का काम करते हैं, लेकिन साधारण तौर पर वो एंटीजन नहीं होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक नहीं करते। लेकिन कई सर्कमस्टेंसेस, कई कंडीशन ऐसी होती हैं जो वो हमारी बॉडी में फिर एंटीजन का काम करने लग जाते हैं, तो इनको भी हम कहते हैं एंटीजन बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं ऑटो स्पेसिफिसिटी। तो ये कुछ एंटीजन थे जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर थी जो हमारी बॉडी में पाई जाती थी। एक इसके बाद और आठवां हेट्रोस्पेसिफिसिटी। हेटेरोफिलिक स्पेसिफिसिटी। तो इसमें होता है हेट्रोस्पेसिफिसिटी किसे बोलते हैं? तो हेट्रोस्पेसिफिसिटी बोलते हैं हम एंटीजन ऑफ सिमिलर नेचर, that are present different species tissue on different species tissue। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हेट्रोस्पेसिफिसिटी, हेट्रोफिलिक स्पेसिफिसिटी किसे बोलते हैं? एंटीजन ऑफ सिमिलर नेचर, ऐसे एंटीजन जिनकी प्रकृति समान होती है लेकिन वो कहाँ पर पाए जाते हैं? डिफरेंट स्पेसीज के टिश्यू पर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम हेट्रोफिलिक स्पेसिफिसिटी।